Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. Let's study about critical exponent part 2. तो क्रिटिकल एक्सपोनेंट के लिए पार्ट 1 भी चेक कर लेना, थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे. और ये है पार्ट 2. वी सपोज दैट इन लिमिट, तो हमारे पास एक लिमिट है t अप्रोचेस टू 0. ठीक है, t अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है? दैट इज T जो टेम्परेचर है वो किसको अप्रोच कर रहा है? क्रिटिकल टेम्परेचर को. ठीक है. एनी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू ए रेगुलर पार्ट. तो जो कोई भी थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी होती है, जो कोई भी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी होती है उसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? एनी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू ए रेगुलर. उसको हम रेगुलर पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं. कौन से पार्ट में? रेगुलर पार्ट में. एनी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू अ रेगुलर पार्ट विच रिमेन्स फाइनाइट. जिस पार्ट में, जैसे हमने उसको रेगुलर पार्ट में डिकम्पोज कर दिया, तो वो क्या रहेगी? वो फाइनाइट रहेगी. ठीक है, बट नॉट नेसेसरली कंटिन्यूस. वो फाइनाइट रहेगी बट वो कंटिन्यूस नहीं होगी. प्लस ए सिंगुलर पार्ट दैट मे बी डाइवर्जेंट और हैव डाइवर्जेंट डेरिवेटिव्स. और जो वो सिंगुलर पार्ट होगा, ठीक है, जैसे थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है, तो जो सिंगुलर पार्ट होगा वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है और उसमें डाइवर्जेंट डेरिवेटिव भी हो सकता है. द सिंगुलर पार्ट इज एज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू सम जनरली फ्रैक्शनल पावर ऑफ टी. मतलब कि टी की कोई भी फ्रैक्शनल पावर होगी. ठीक है, टी की फ्रैक्शनल पावर का मतलब है जैसे ये फ्रैक्शनल पावर, ठीक है, अल्फा बीटा गामा या माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस बीटा, ऐसे कुछ, जैसे माइनस अल्फा ले ली, ये फ्रैक्शनल ऐसा कुछ होगा. द सिंगुलर पार्ट इज एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू सम जनरली फ्रैक्शनल पावर ऑफ टी. टी की फ्रैक्शनल पावर होंगी. देयर आर 6 कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड क्रिटिकल कंपोनेंट. तो अगर जो हम कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, जो क्रिटिकल एक्सपोनेंट होते हैं, तो वो 6 होते हैं. देयर आर 6 कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड क्रिटिकल एक्सपोनेंट. तो 6 क्रिटिकल एक्सपोनेंट होते हैं, विज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा एंड न्यू. ये 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके. द फर्स्ट 4 क्रिटिकल एक्सपोनेंट्स आर डिनोटेड बाय. जो फर्स्ट 4 क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं. जैसे फर्स्ट होता है हीटिंग कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी में क्या होता है? C इज इक्वल टू CV. और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? T की पावर माइनस अल्फा. तो जो पार्ट 1 में पढ़ा था, पार्ट 1 में ये वाली इक्वेशन थी. पार्ट 1 में T इज इक्वल टू T माइनस TC अपॉन TC, इक्वेशन नंबर 1 थी ये. ठीक है, तो अभी मतलब ये भी क्रिटिकल एक्सपोनेंट ही था जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा, लेकिन ये थोड़ा बहुत डिफाइन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं पार्ट 2 बनाया ये. तो आप वो पार्ट 1 देख लीजिएगा. और तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी. फिर इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी. ठीक है, हीट कैपेसिटी. उसके बाद आता है ऑर्डर पैरामीटर, जो सेकंड होता है ऑर्डर पैरामीटर. ऑर्डर पैरामीटर होता है m. तो ऑर्डर पैरामीटर m में क्या होता है? लिमिट h approaches to 0, m नॉट ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनल टू. ठीक है, तो फिर m नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा?
मैंने क्या बताया था कि पावर ऑफ टी होगा, मतलब कि कोई ना कोई जनरली फ्रैक्शनल पावर ऑफ टी होगी। तो फ्रैक्शनल पावर ऑफ टी है तो यहाँ पे क्या है, टी की पावर बीटा। तो फॉर टी लेस देन 0, ठीक है, और फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, m इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद आती है 3rd। जैसे हम पहले 4 क्रिटिकल एक्सपोनेंट को मतलब वो कर रहे हैं ना डिफाइन, तो फर्स्ट था हमारा अल्फा, दूसरा था हमारा बीटा, और 3rd होगा ससेप्टिबिलिटी। सस्पेक्टिबिलिटी ये थोड़ा थोड़ा ना मतलब 11th-12th में बिल्कुल हम 0 लेवल पे पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा इनके बारे में, मतलब ये टर्म्स डिफाइन होने लग जाते हैं। फिर मास्टर लेवल में हम इनका यूज़ करके और आगे मतलब वो वेरी करते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी में क्या होगा, x नॉट किसके इक्वल होगा, करली m बाय करली h कट, और ये किसके अप्रोक्स होगा, t की पावर माइनस गामा। ये फ्रैक्शन में है। इक्वेशन नंबर 4। तो जाई नॉट, जो ये जाई नॉट है, ये क्या है, जाई नॉट इज ससेप्टिबिलिटी फॉर h अप्रोचेस टू 0। तो जाई नॉट ससेप्टिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे ये h अप्रोच करेगा 0 को, हेंस ऑल्सो कॉल्ड लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी। तो इसको हम, क्योंकि यहाँ पे h जो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं, लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी। फिर उसके बाद 4th पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, एट t इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू TC। तो h की पावर होती है 1/डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे जो h कट होगा वो इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे 0 का अप्रोच कर रहा था, तो h कट इज इक्वल टू 0। ये होगी क्वेश्चन नंबर 5। नोट दैट जो ये सिंबल है, मैंने बताया था कि जो ये वाला सिंबल होता है ये किसको, इसका मतलब होता है हैज़ अ सिंगुलर पार्ट प्रोपोर्शनल टू, कि ये सिंगुलर पार्ट के प्रोपोर्शनल है। सो वी शुड कीप इन माइंड दैट दिस बिहेवियर रेफर ओनली टू द सिंगुलर पार्ट। तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो ये सारे बिहेवियर हैं ये किसके लिए, ये सिंगुलर पार्ट के लिए हैं। एग्जाम्पल अल्फा इज इक्वल टू 0, जैसे अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, ये सिंगुलर पार्ट के लिए है। मीन्स दैट हीट कैपेसिटी हैज़ नो सिंगुलर पार्ट, कि जो हीट कैपेसिटी होती है उसका कोई सिंगुलर पार्ट नहीं होता, ये हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ पे t की पावर माइनस अल्फा थी और c इज इक्वल टू CV, तो इसका कोई सिंगुलर पार्ट नहीं है। बट इट मे स्टिल हैव अ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट t इज इक्वल टू 0, बट इसकी स्टिल कुछ ना कुछ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी एट t इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम हीट कैपेसिटी को अगर हम t इज इक्वल टू 0 पे लेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, दैट इज एट t इज इक्वल टू TC क्रिटिकल टेम्परेचर। सो द लास्ट टू component ईटा एंड न्यू। अब इन दोनों कंपोनेंट को मतलब हमने ये 4 कंपोनेंट डिफाइन कर दिए, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा और ये डेल्टा। डेल्टा में क्या है, h की पावर 1/डेल्टा, ये वाला, ठीक है। तो इनको हमने डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास ईटा और न्यू बचे, इनको हम कैसे करेंगे, जैसे 5th होती है, इसको, ये हमारे 6 है ना, तो ये 5th है ईटा, कोरिलेशन लेंथ।
कोरिलेशन लेंथ में क्या होगा, ऐसे टी की पावर माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 6। और जैसे 6 है पावर लॉ डीके, जैसे जो पावर लॉ डीके है, पावर लॉ डीके, इसमें क्या होता है एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस n। तो इक्वेशन नंबर होगी 7। तो वेयर डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्पेस इन विच सिस्टम इज एम्बेडेड। तो फिर उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट ऑफ क्रिटिकल एक्सपोनेंट, कि जो ये क्रिटिकल एक्सपोनेंट होता है इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट ऑफ क्रिटिकल एक्सपोनेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ऑफ क्रिटिकल एक्सपोनेंट। तो इसका होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिटिकल एक्सपोनेंट लाइज इन देयर यूनिवर्सलिटी, दैट इज वाइडली डिफरेंट सिस्टम विद क्रिटिकल टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली शेयर द सेम क्रिटिकल एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल फॉर अ गैस लिक्विड सिस्टम, फॉर ए गैस लिक्विड सिस्टम, जो कि हमने गैस लिक्विड सिस्टम हमने पढ़ा भी, ओबेइंग द वैंडरवोल इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड फॉर ए मैग्नेटिक सिस्टम ट्रीटेड इन मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन द वेरियस क्रिटिकल एक्सपोनेंट्स आर द सेम हैविंग वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू, जैसे इसमें क्या होगा फॉर अ गैस लिक्विड सिस्टम अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड गामा इज इक्वल टू 1 and delta is equal to 3, eta is equal to 0 and nu is equal to 1/2। इक्वेशन नंबर होगी 8, क्योंकि ये 6 थी 7 थी, फिर ये इक्वेशन नंबर होगी 8। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट क्रिटिकल एक्सपोनेंट, ये तो सिग्निफिकेंट हो गया क्रिटिकल एक्सपोनेंट का। फिर उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट क्रिटिकल एक्सपोनेंट। तो ऑल दिस 6 क्रिटिकल एक्सपोनेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो जो ये 6 क्रिटिकल एक्सपोनेंट होते हैं ये एक दूसरे के मतलब वो नहीं होते, आर नॉट इंडिपेंडेंट, ओनली 2 ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट। ये 6 के 6 एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होते, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज वेरियस एक्सपोनेंट डू ओबे सर्टेन रिलेशन, क्योंकि जो बहुत सारे एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं इन रिलेशन को ओबे मतलब ओबे सर्टेन रिलेशन नोन एज स्केलिंग लॉ। तो किसको ओबे करते हैं, ये स्केलिंग लॉ को ओबे करते हैं। These critical exponents depend upon a very small number of characteristic parameters of the system. That's why they differs so little from one system to another. तो इसलिए एक सिस्टम, अगर मान लो ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है, तो ये सिस्टम 1 टू सिस्टम 2 एंड सिस्टम 2 टू सिस्टम 1 वेरी करेगा, ठीक है। These characteristics are मतलब सबसे पहली characteristics क्या है, सबसे पहली है डायमेंशनलिटी ऑफ स्पेस इन विच सिस्टम इज एम्बेडेड। तो मतलब कि जैसे हमारा सिस्टम मतलब कौन से स्पेस में है उसकी डायमेंशन उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पैरामीटर ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो, द रेंज ऑफ माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन इन द सिस्टम, और जो सिस्टम में जो पार्टिकल है उनकी जो इंट्रैक्शन हो रही है उसकी रेंज पे, डिपेंडेंस ऑन रेंज ऑफ इंट्रैक्शन। अब जैसे ये है कि डिपेंडेंस ऑन रेंज ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन रेंज ऑफ इंट्रैक्शन। तो वो क्या होगी, इंट्रैक्शंस में भी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज्ड। जो इंट्रैक्शन होती हैं वो शॉर्ट रेंज भी हो सकती है और लॉन्ग रेंज भी हो सकती है।
For short range interaction, critical exponent may be treated unaltered by the interaction and hence they did not depend only on D and N. For short range interaction, अगर हम short range interaction की बात करें, critical exponent may be treated unaltered. तो जो क्रिटिकल एक्सपोनेंट होता है इसमें, उसको हम क्या मतलब कैसे ट्रीट करेंगे, एज अनअल्टर्ड बाय द इंट्रैक्शन एंड हेंस दे डिपेंड. तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली डी एंड एन, इस पे डिपेंड करेगा. अब वो डी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे. इन जीरोथ बैथ एक्सप्रोक्सीमेशन ऑफ आइजिंग मॉडल द डायमेंशनलिटी डी, जो डी है हमारा डायमेंशनलिटी है, मतलब वो जैसे इसकी डायमेंशन पे कैसे, इसमें जो बेसिक मेन फैक्टर हैं डायमेंशनलिटी और एन क्या है हमारा, ये डी हमारा डायमेंशनलिटी है और एन हमारा है नंबर ऑफ कंपोनेंट. तो वो डी पे कैसे डिपेंड करेगा, द डायमेंशनलिटी डी ऑफ लेटिस वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन नंबर क्यू. तो इससे किससे डिनोट किया हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्यू से. इट मे बी ऑब्जर्व दैट टी सी, जो टी सी है एंड अदर क्वांटिटीज ऑफ द प्रॉब्लम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्यू बट क्रिटिकल एक्सपोनेंट नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू. वो सिर्फ क्यू पे डिपेंड नहीं करता. इन मोर एक्यूरेट थ्योरीज वी फाइंड दैट क्रिटिकल एक्सपोनेंट डिपेंड मोर डायरेक्टली ऑन डी एंड ओनली इनडायरेक्टली ऑन क्यू. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशनलिटी पे डिपेंड करते हैं, ना कि मतलब इनडायरेक्टली क्यू पे डिपेंड करते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा डी पे डिपेंड करते हैं. उसके बाद आती है थर्ड चीज़, डिपेंडेंस ऑन एन, कि ये एन नंबर ऑफ कंपोनेंट पे कैसे डिपेंड करता है. ठीक है. फॉर आइजिंग मॉडल, अगर हम आइजिंग मॉडल एन की बात करें, n इज इक्वल टू 1, अगर हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट है 1, दैट इज़ वी टेक ओनली वन कंपोनेंट ऑफ स्पिन. तो हम अगर हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 है तो हम ओनली कंपोनेंट क्या लेंगे, वन कंपोनेंट हम क्या लेंगे, सिग्मा z विद डिस्क्रीट सिमिट्री. तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, +1 और -1. ठीक है. एंड फॉर अदर मॉडल्स, एग्जाम्पल जैसे अगर हम हाइजेनबर्ग मॉडल की बात करें तो उसमें क्या होता है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो 1 2 भी हो सकते हैं, मतलब 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो इसमें फिर क्या होगा, विद कंटिन्यूस सिमिट्री. तो इसमें -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है. फिर दैट इज़ अगर लेस देन और इक्वल +1 की बात करें फॉर अल्फ़ा, इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कंपोनेंट है ना, तो 1 2 3 सो ऑन, तो n तक जाएगा. टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सिस्टम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सिस्टम सिग्मा i इज इक्वल टू 1. इन फॉर्मर केस में क्या होगा, जो टी सी इज इक्वल टू 0 फॉर डी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड नॉन ज़ीरो डी ग्रेटर देन 1. इन लेटर critical temperature is equal to 0 for this d less than or equal to 2 and non zero के लिए d greater than 2. in either case critical exponent depend on both, मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, जो क्रिटिकल एक्सपोनेंट है वो d और n दोनों पे डिपेंड करता है, एक्सेप्ट दैट फॉर d ग्रेटर देन 4, इसको छोड़ के बाकी वो दोनों पे डिपेंड करता है. दे बिकम इंडिपेंडेंट, तो वो किसके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, डी एंड एन के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. ठीक है. एंड एज्यूम द वैल्यूज विद द वंस गिवन बाय मीन फील्ड थ्योरी. फिर थर्ड है, टू इवेल्युएट क्रिटिकल एक्सपोनेंट वी नीड टू कैरी आउट एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ वेरियस मेटल, एग्जाम्पल एग्जैक्ट सिचुएशन एट वन डायमेंशन आइजिंग मॉडल. तो क्रिटिकल एक्सपोनेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या कैरी आउट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ वेरियस मेटल, बहुत सारे मेटल्स के बारे में
at one dimension Ising model. So this was all about critical exponent. पार्ट 1 भी देख लेना एंड पार्ट 2 ये है. इसमें इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्रिटिकल एक्सपोनेंट को ऑलमोस्ट मैंने डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद हम लैंडौस थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन करेंगे. तो वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स.